हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम अगेन, स्वागत है आपका जीएसपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे रीनल फेल्योर के बारे में। रीनल फेल्योर क्या है, इसके कौन कौन से फेजेस हैं, इटियोलॉजी क्या है इसका, किस वजह से आपको रीनल फेल्योर हो सकता है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, कॉजेस क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम के बारे में, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन देखेंगे। फाइनली हम बात करेंगे मैनेजमेंट, जिसमें आपका मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए वीडियोस को हम शुरू करते हैं। ओके, सो इंट्रोडक्शन है इसका। रीनल फेल्योर, रीनल फेल्योर इज द पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ किडनी फंक्शन leading to inability to maintain fluid, electrolyte and waste balance in the body. It is classified into two main types: acute renal failure ARF, now commonly termed acute kidney injury or AKI, और chronic renal failure CRF. Alright, renal failure क्या है आपका? renal failure is that partially or complete loss of kidney function. ओके, रीनल फेल्योर में आपका क्या होता है? आपका या तो पार्शियली या फिर कंप्लीटली ना, या तो फिर आपका आधा या फिर पूरी तरीके से आपकी जो किडनी है उसका क्या होना, फंक्शन में लॉस होना। दिस इज द partial and completely loss of the kidney function leading to the inability to maintain fluid balance. अभी फर्दर किसको लीड कर रहा है? लीडिंग टू इनेबिलिटी, आपका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस था उसको मेंटेन करने में इनेबिलिटी होना, एंड बेस्ट बैलेंस इन दी बॉडी। इसके अलावा किडनी का क्या रोल होता है कि जो आपके फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन करें, ऑस्मोलरिटी को आपकी मेंटेन करें, एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करती है। जो भी आपके बेस्ट केमिकल्स होते हैं, मटेरियल, उनको क्या करती है? बॉडी से एक्सक्रेट आउट करती है, बॉडी से आपके बाहर निकालती है। ऑलराइट, तो इसमें क्या हो रहा है? आपका किडनी का आपका पार्शियली और कंप्लीटली फंक्शन लॉस होने की वजह से आपका ये लीड कर रहा है इनेबिलिटी होना आपका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने में और बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको निकालने में। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप। अब इसको दो मेन, मुख्य रूप से दो प्रकार में इसको क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन है आपका एक्यूट रीनल फेल्योर, सेकेंड वन है आपका क्रोनिक रीनल फेल्योर, या एक्यूट रीनल फेल्योर और क्रोनिक रीनल फेल्योर। राइट, रीनल फेल्योर आपका किडनी का पार्शियली और कंप्लीट उसका जो फंक्शन है वो लॉस हो जाना, इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड इम्बैलेंस में अल्टरेशन होना, इनेबिलिटी होना। इसको दो मुख्य रूप से दो टाइप में इसको क्लासिफाई किया है, एक्यूट रीनल फेल्योर और क्रोनिक रीनल फेल्योर। हम यहाँ पर देखेंगे एक्यूट रीनल फेल्योर के बारे में। ऑलराइट, so definition है acute renal failure ARF is the sudden onset and often irreversible loss of kidney function over hour to days, characterized by accumulation of nitrogenous based product, example urea, creatinine and blood, and disturbance in fluid and electrolyte balance. Alright, acute renal failure ARF is sudden onset or irreversible loss of kidney function. क्या होना है यहाँ पर? आपका सडन, अचानक से ऑनसेट, आपको रिवर्सिबल लॉस होना किडनी का फंक्शन में, ओवर कुछ घंटे या फिर कुछ दिनों में हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट रीनल फेल्योर। अब इसकी वजह से आपको क्या होता है? कैरेक्टराइज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड बेस्ट, नाइट्रोजन का एक्यूमुलेट होना, एक जगह पर इकट्ठा होना, और बेस्ट मटेरियल का एग्जांपल यूरिया हो गया, क्रिएटिन हो गया, इन द ब्लड एंड डिस्टरबेंस इन द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब ये आपका एक्यूमुलेट हो गया क्या? आपका नाइट्रोजिनस बेस्ड प्रोडक्ट, जैसे कि आपका यूरिन हो गया, यूरिया हो गया, ये क्या हो गया आपका? एक जगह पर क्रिएटिन हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया। इसकी वजह से ये क्या कर रहा है? आपका डिस्टर्ब कर रहा है ब्लड डिस्टर्बेंस इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। आपके ब्लड में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है उसको ये क्या कर रहा है? डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड।
नाउ नेक्स्ट हमारा इटियोलॉजी एंड कैटेगरीज ऑफ एक्यूट रीनल फेल्योर। ARF is categorized into थ्री प्राइमरी टाइप्स। अब इसको तीन प्राइमरी टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि आपका फर्स्ट है प्री रीनल। इसका कॉजेस है आपका रिड्यूस परफ्यूजन। प्री रीनल आपका किस वजह से हो रहा है, तो हाइपोवोलेमिया की वजह से आपका हो सकता है, डिहाइड्रेशन और हेमरेज की वजह से आपको प्रीरीनल फेल्यूर हो सकता है, लो कार्डियक आउटपुट की वजह से हो सकता है, इफ यदि आपका हार्ट फेल्यूर है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन है उसकी वजह से आपको हो सकता है, सिस्टमिक आपको वैसोडाइलेशन है उसकी वजह से हो सकता है, जैसे कि आपको सेप्सिस एनोफाइलेक्सिस है उस रीजन की वजह से आपको हो सकता है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस और एम्बोलिज्म, ऑलराइट। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है या एम्बोलिज्म है उस केस की वजह से आपको हो सकता है। एंड इंट्रा रीनल कॉजेस हैं कुछ उसकी वजह से आपको हो सकता है, जैसे कि डैमेज टू किडनी टिश्यू का आपका डैमेज हो जाना इंटरनल स्ट्रक्चर में, दैट इज एक रीजन भी हो सकता है। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से आपको हो सकता है, जैसे आपका इस्चीमिया होना, नेफ्रोटॉक्सिक सिंड्रोम होना लाइक अमीनोग्लाइकोसाइड और कॉन्ट्रास्ट एजेंट की वजह से हो सकता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, जैसे कि इस्चीमिया हो गया, नेफ्रोटॉक्सिन्स, अमीनोग्लाइकोसाइड हो गया, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की वजह से भी इवेंट आपको हो सकता है। ऑलराइट, अगला है आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से आपको हो सकता है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की वजह से हो सकता है, एग्जांपल ड्रग रिएक्शन कुछ हो गया उसकी वजह से हो सकता है, वेस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि आपका वेस्कुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल्स हो गया, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होने की वजह से हो सकता है। एंड पोस्ट रीनल कॉजेस, पोस्ट रीनल आपके कुछ कॉजेस हैं जिसकी वजह से आपको हो सकता है, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो ना, यूरिन फ्लो में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आना, लाइक यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन, यूरेट्रल में आपका स्टोन होना, ट्यूमर होना, स्ट्रक्चर का आपका फॉर्मेशन हो जाना, उस वजह से आपको हो सकता है। ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लैडर आउटलेट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना उस रीजन की वजह से हो सकता है, जैसे बिनाइन प्रोस्टेट हो गया ना, हाइपरप्लेसिया, या फिर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया उस रीजन की वजह से भी आपको हो सकता है। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। देन नाउ वी आर टॉक अबाउट रिस्क फैक्टर। अब इसमें कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो इंक्लूड करते हैं जिनकी वजह से ज़्यादा चांस रहता है, एक रिस्क रहता है होने का, तो एडवांस एज, आपकी एज ज़्यादा है तो उस फैक्टर की वजह से हो सकता है, क्रोनिक किडनी डिसीज सीकेडी आपको ऑलरेडी है तो उसकी वजह से हो सकता है, डायबिटीज की वजह से हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज की वजह से हो सकता है, सीवियर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, एग्जांपल सेप्सिस, यूज ऑफ नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशन, कुछ आप नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशन ले रहे हैं, ऐसी मेडिकेशन जो कि आपके टॉक्सिक क्रिएट करती है आपके नेफ्रॉन में, उसकी वजह से आपको हो सकता है, मेजर सर्जरी और ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, प्रोलॉन्ग हाइपोटेंशन और डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, राइट। लंबे समय तक पानी नहीं पीने की वजह से, ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से भी हो सकता है, सो इनटेक adequate amount of water, and you should intake 2000 ml or 2500 ml each day, right, in 24 hours. This is the normal range of water intake. Then we are talk about pathophysiology प्री-रीनल रिड्यूस, प्री-रीनल में आपको क्या होगा, रिड्यूस एंड रीनल ब्लड फ्लो, reduce renal blood flow lead to decreased glomerular filtration GRF rate, activation of the renin angiotensin aldosterone system, and eventual ischemic injury if prolonged. ओके, सो पेरिफेरल में आपका प्री रीनल में क्या कर रहा है, आपका रिड्यूस रीनल ब्लड फ्लो, आपका रिड्यूस करता है रीनल ब्लड फ्लो का, लीड टू डिक्रीज, जो आपका फर्दर लीड करता है डिक्रीज, जो आपका जीआरएफ फिल्ट्रेशन उसको डिक्रीज करता है, ये क्या एक्टिवेट करता है, एक्टिवेशन ऑफ द रीनल एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट करता है, एल्डोस्टेरोन को, एंड इवेंचुअल इस्चेमिक इंजुरी इफ प्रोलॉन्ग, अब इसी की वजह से प्रोलॉन्ग टाइम से है तो इसकी वजह से फर्दर आपको क्या हो रहा है, इस्चेमिक इंजुरी आपको कॉज हो जाती है।
इंट्रारीनल की वजह से है तो आपको क्या होगा, डायरेक्ट इंजुरी टू रीनल पैरेनकाइमा, रीनल का जो पैरेनकाइमा है वहां पर क्या होना, डायरेक्ट इंजुरी होना। किस किस में हो सकता है, जैसे कि आपका ट्यूब्यूल्स हो गए, ग्लोमेरुलाई हो गई, इंटर स्टीनम हो गया ना, वहां पर स्टीटियम हो गया, वहां पर हो सकता है। इम्पेयर फिल्ट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन, जो क्या कर रही है आपका फिल्ट्रेशन को, जो रीएब्जॉर्प्शन होता है किडनी की नेफ्रॉन में, एनाटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने जाना होगा, तो वहां पर क्या कर रही है, अल्ट्रेशन कर रही है, वहां का जो फंक्शन है वो मेल फंक्शनिंग हो रहा है। एंड पोस्ट रीनल ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से हो सकता है, जैसे कि आपका इंक्रीज इंट्रा ल्यूमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज होने की वजह से, एंड आपका कॉसिंग हाइपोनेफ्रोसिस की वजह से भी आपका इम्पेयरमेंट हो सकता है। ऑलराइट, दूसरा ये फर्दर क्या कॉज कर रहा है, फिल्ट्रेशन को इम्पेयर कर रहा है। एंड फेसेस ऑफ एक्यूट रीनल फेल्यूर, इसके बाद आपका फेसेस ऑफ एक्यूट रीनल फेल्यूर हो रहे हैं इनिशियल, राइट, फेसेस ऑफ, अब हम इसमें देखेंगे कौन कौन से आपके फेस हैं। तो फर्स्ट है आपका इनिशियल फेस, onset of injury often asymptomatic, onset of injury often asymptomatic, last hour 2 days, है ना। इनिशियल फेज में जो आपकी इंजुरी है वो आपकी एसिम्टोमेटिक है, और जो इंजुरी है वो आपकी एक्यूट फेज में लास्ट कुछ आवर या कुछ दिनों से आपकी हो सकती है। दूसरा जो फेज होता है ऑलिग यूरिक फेज, इस फेज में क्या होता है, आपका यूरिन का आउटपुट है वो आपका डिक्रीज होता है ऑलिग यूरिया में, और लेस देन आपका 400 ml इन 24 आवर। एंड फ्लूड ओवरलोड होता है आपका, फ्लूड ओवरलोड होना, फ्लूड आपका आउटपुट आपका डिक्रीज हो रहा है तो फ्लूड ओवरलोड होता है, जिसमें आपका हाइपर कैलेमिया होना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना एंड यूरेमिया होना, राइट। क्या क्या होता है इस फेज में ओलिगोरिया में, फ्लूड ओवरलोड की वजह से हाइपर कैलेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और यूरेमिया। अब डायूरेटिक फेज में क्या होता है आपका, ग्रेजुअल इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट ग्रेजुअली इंक्रीज होना, रिस्क ऑफ हाइड्रेशन होना, रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना। नेक्स्ट है आपका रिकवरी फेज, इसमें आपका रिस्टोरेशन ऑफ किडनी फंक्शन ओवर वीक और मंथ, ओवर वीक ऑफ मंथ में आपका किडनी का फंक्शन है वो रिस्टोरेट होना। एंड रेसिड्यूल डैमेज में परसिस्ट इन सम केसेस में आपको रेसिड्यूल डैमेज होना। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लास्ट, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या आपको साइन सिम्टम हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन है आपका ओलिगूरिया और एन्यूरिया। क्या होना, ओलिगूरिया होना और एन्यूरिया होना, एडिमा होना, हाइपरटेंशन होना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में आपका हाइपरकैलेमिया हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना। यूरेमिक सिम्टम्स में जैसे कि आपका फटिग होना, नोसिया वोमिटिंग होना, कंफ्यूजन होना, फ्लूड ओवरलोड सिम्टम जैसे कि पल्मोनरी एडिमा होना, डिसेप्निया होना। सो दिस इज द साइन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिससे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, डायग्नोस आप कर सकते हैं। नाउ वी आर टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट आपका जो लेबोरेटरी टेस्ट है, जो लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे आप, BUN एलिवेटेड सीरम क्रिएटिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आपका क्या होगा, एलिवेटेड आएगा, इसका जो रेंज है वो मोर देन आएगा। एंड आपका ब्लड यूरिया के साथ साथ आपका क्रिएटिन है वो भी आपका इंक्रीज आएगा आपकी रेंज से मोर देन, राइट। देन इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें डिस्टर्बेंस होना, जैसे कि आपका हाइपरकैलेमिया होना और एसिडोसिस होना, ये सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल जाएगा जब आप इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कराएंगे, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट आप टेस्ट करेंगे, जिसमें आपको हाइपरकैलेमिया एंड एसिडोसिस आपको देखने को मिलेगा। देन यूरिन एनालिसिस कराएंगे, तो यूरिन एनालिसिस में आपका एग्जाम्पल प्रोटीन यूरिया होना, कास्ट और हेमेचूरिया होना, ये आपको सिम्टम देखने को मिलेगा। एंड इमेजिंग जब आप टेस्ट कराएंगे USG, तो उसमें आपको अल्ट्रासाउंड में आप असेस करेंगे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज, राइट। अल्ट्रासाउंड में आपका क्या आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज। CT और MRI इफ नीडेड, यदि रिक्वायरमेंट है तो CT एंड MRI हम कराएंगे इफ नेसेसरी। अदर टेस्ट में हम रीनल बायोप्सी करा सकते हैं इफ नीडेड।
फाइनली वी आर टॉक अबाउट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसका क्या होगा, तो जनरल मैनेजमेंट, स्पेसिफिक इंटरवेंशन, और इस तरीके से हम इस मैनेजमेंट उसके बारे में बात करेंगे। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो पहले हम देखते हैं जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में हम आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, जो भी आपका अंडरलाइंग कॉज उसका आइडेंटिफाई करना है, ट्रीट करना है। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को आपको मेंटेन करना है। कुछ स्पेसिफिक इंटरवेंशन है जो आपको फॉलो करना है, जैसे कि आपका प्री रीनल वॉल्यूम रिससिटेशन विथ फ्लूइड और ब्लड प्रोडक्ट। ओके, प्रीरीनल में आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम को आपको रिससिटेट करना है विथ फ्लूइड और ब्लड प्रोडक्ट से। आपका डिक्रीज हो रहा है तो आपको डिहाइड्रेशन होने की वजह से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड को आपको पेशेंट को से रिससिटेट करना है फ्लूइड एंड ब्लड प्रोडक्ट के थ्रू। इंट्रारीनल की वजह से हो रहा है तो आपको डिसकंटिन्यू नेफ्रोटिक ड्रग, जो नेफ्रोटिक ड्रग है, जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, उसको आपको डिसकंटिन्यू करना है, जो कि टॉक्सिक करती है आपकी रीनल को, किडनी को। एंड अंडरलाइंग कंडीशन को आपको ट्रीट करना है, जो आपका रूट कॉज है जिसकी वजह से आपको रीनल फेल्योर हुआ है, उसको आप ट्रीट करेंगे। ऑलराइट, पोस्ट रीनल में आप रिलीफ ऑब्स्ट्रक्शन बाय कैथेटराइजेशन, स्टेंट और सर्जरी। ओके, अब पोस्ट रीनल में क्या आएगा, जो भी आपका ऑब्स्ट्रक्शन है उसको आपको रिलीफ करना है। कैसे करेंगे, कैथेटराइज करेंगे आप पेशेंट को, या फिर स्टेंट और सर्जरी एज पर कंडीशन, जो रिक्वायरमेंट है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, नाउ वी आर टॉक अबाउट फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशन ट्रीटमेंट। देन दिस इज द डायूरेटिक। डायूरेटिक मेडिसिन आप देंगे, जिसमें आपका डायूरेटिक आपका फ्लूसेमाइड लेसिक्स इंजेक्शन आता है आपका 1 ml में आपका 10 mg है ना, ईच ml में आपका 10 mg आता है, जो कि आपका 1 ml का भी आता है और 4 ml का भी आता है। ऑलराइट, तो वो इंजेक्शन आप देंगे, फ्लूसेमाइड लेसिक्स नाम ब्रांड नेम से हॉस्पिटल में अक्सर ज़्यादातर यूज होता है ऑप्शन। एंड करेक्ट हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया है आपको उसको करेक्ट करना है, जिसमें आप कैल्शियम ग्लूकोनेट इसको देंगे, इंसुलिन ग्लूकोज इन्फ्यूजन आप देंगे। राइट, हाइपरकैलेमिया का करेक्शन क्या है, हाइपरकैलेमिया होगा तो आप कैल्शियम ग्लूकोनेट इंसर्ट करते हैं एंड इंसुलिन आप का इन्फ्यूजन है वो आप इंसर्ट करते हैं पेशेंट को। राइट, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर सीवियर एसिडोसिस, यदि सीवियर एसिडोसिस है तो उसे कैसे मैनेज करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन देंगे पेशेंट को। ऑलराइट, देन नाउ वी आर टॉक अबाउट रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, आरटीटी, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इंडिकेटेड फॉर द सीवियर केसेस। सीवियर केस में आपको इंडिकेट होते हैं, एग्जांपल के लिए आपका रिफ्रैक्टरी हाइपरकैलेमिया। रिफ्रैक्टरी हाइपरकैलेमिया है तब, एसिडोसिस एंड फ्लूइड ओवरलोड है तब हमारा रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज होती है, जिसमें क्या आता है आपका हीमोडायलिसिस और कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट करेक्शन। हीमोडायलिसिस की नेसेसरी होता है डायलिसिस करने का, और कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज उनको कंटिन्यू रखना होता है। ऑलराइट, नाउ वी आर टॉक अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपका फर्स्ट आप असिस्ट करेंगे, असिस्ट आपका वाइटल साइन है, एडिमा तो नहीं है, राइट, फ्लूइड बैलेंस कितना है, इनटेक आउटपुट क्या है पेशेंट का, वाइटल साइन क्या आ रहा है, ब्लड प्रेशर क्या है ना, स्किन की इंटीग्रिटी क्या है, वेट क्या है पेशेंट का। ऑलराइट, साइन ऑफ यूरेमिया को साइन आप असेस करेंगे, फ्लूइड ओवरलोड देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है आपका वो आप चेक करेंगे। देन इंटरवेंशन आप पेशेंट को देंगे एज पर कंडीशन, जिसमें डॉक्टर ने जो भी आपको प्रिस्क्राइब किया है, फिजिशियन ने, तो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन आप देंगे, उनका साइड इफेक्ट वगैरह एडवर्स इफेक्ट भी आप मॉनिटर करेंगे, और कितना आपकी दवा इफेक्टिव वर्क करी वो आप मॉनिटर करेंगे। मेंटेन करना है आपको रिकॉर्ड, एक्यूरेट आपका इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड होना चाहिए। प्रिवेंशन से आपको इन्फेक्शन से आपको प्रिवेंट करना है विद एंटीसेप्टिक टेक्निक। एजुकेट करना है पेशेंट को ताकि अवॉइड करे वो, एजुकेट पेशेंट ऑन अवॉइडिंग नेफ्रोटॉक्सिक डिसीज। पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट का आप एजुकेशन करेंगे अबाउट हेल्थ कंडीशन, अबाउट डाइटरी मैनेजमेंट, आपको बोलना है लो प्रोटीन डाइट लेना है, सोडियम डाइट है ना, पोटेशियम एंड सोडियम डाइट, राइट, लो प्रोटीन पोटेशियम एंड लो सोडियम डाइट आपको इनटेक करना है।
इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोअप के बारे में, चेकअप के बारे में, मेडिकेशन वगैरह कैसे उसको लेना है, डिसीज मेडिकेशन एडेरेंस के बारे में आपको उसको नॉलेज देना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, if उसका कोई कंसर्न है एंजाइटी उसको आपको एड्रेस करना है, उसको आपको सॉल्व करना है, राइट। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी, आज हम इसे सम ऑफ कर लेते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पर जाना रीनल फेल्यूर क्या है। रीनल फेल्यूर आपका पार्शियली और कंप्लीट आपका किडनी का फंक्शनिंग लॉस होना, इनेबिलिटी होना, और जब ये इनेबिलिटी होगी तो इसकी वजह से आपको क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट और वेस्ट मटेरियल को आपको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में, मेंटेन करने में आपको अल्ट्रेशन आना। इसको दो मेन प्रकार से क्लासिफाई किया है आपका, ARF एंड CRF, एक्यूट रीनल इंजुरी ना, और एक के आई के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपका एक्यूट कुछ सडनली आपका अचानक से ऑफन आपका रिवर्सिबल किडनी का आपका लॉस हो जाना फंक्शनिंग का ओवर कुछ घंटे या कुछ दिनों में ये आपका हो सकता है। और जब ये हो जाता है जिसकी वजह से आपको क्या होना, आपके नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है उनका एक्यूमुलेशन होना, इकट्ठा होना, जैसे कि आपका यूरिया हो गया, क्रिएटिन हो गया, और आपका ब्लड में क्या होना, डिस्टरबेंस होना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में आपका डिस्टरबेंस होना, जिससे द लीडिंग इसको लीड करती है। इटियोलॉजिकल इसका हो सकता है प्रीरीनल कॉज में आपका रिड्यूस परफ्यूजन, आपका हाइपोवोलेमिया की वजह से हो सकता है, लो कार्डियक आउटपुट की वजह से हो सकता है, सिस्टमिक वैसोडाइलेशन की वजह से हो सकता है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस या इम्बोलिज्म की वजह से ये हो सकता है, और कुछ एनी अदर कॉजेस की वजह से भी हो सकता है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की वजह से, वेस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से, पोस्ट रीनल कॉजेस की वजह से हो सकता है, यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन, स्टोन ट्यूमर, स्ट्रिक्चर वगैरह है, प्रोस्टेट वगैरह है, यूरेथ्रल स्पिंटर वगैरह स्ट्रिक्चर है उसकी वजह से हो सकता है, और कुछ और रिस्क फैक्टर है, एडवांस एज की वजह से आपका एक्सेसिव एज है, क्रॉनिक डिसीज की वजह से हो सकता है, CKD की वजह से, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर, सीवियर इन्फेक्शन, यूज ऑफ नेफ्रोटॉक्सिक, मेजर सर्जरी, ट्रॉमा, इसकी वजह से ये आपको हो सकता है। एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपका जो सिम्टम्स है, ओलिगूरिया होना, एन्यूरिया होना, एडिमा होना, हाइपरटेंशन होना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना, एंड हाइपरकैलेमिया होना, हाइपोनेट्रीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यूरेमिक सिम्टम्स में फटिग, नोसिया, कॉन्फ्यूजन होना, फ्लूइड ओवरलोड होना, डिहाइड्रेशन होना, एंड पल्मोनरी एडिमा एंड डिस्सेप्निया, राइट। लेबोरेटरी टेस्ट में हमारा BUN टेस्ट कराएंगे, हाइपरकैलेमिया, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे, और CT MRI एंड बायोप्सी इफ नीडेड। मैनेजमेंट में जनरल आइडेंटिफाई अंडरलाइंग कॉज को आइडेंटिफाई करना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को चेक करना है, स्पेशल इंटरवेंशन जो भी आपका है, फ्लूइड वगैरह आपको रिससिटेट करना है, डिसकंटिन्यू करना है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग को पेन को रिलीफ करना है, कैथेटराइजेशन करना है, जो भी यूरिन आपका रिटेंशन हुआ उसको रिलीज करना है, राइट। स्टेंट सर्जरी वगैरह यू कैन गो फॉर इफ नीडेड। फार्माकोलॉजिकल डायबिटिक मेडिसिन देना है, करेक्शन देना है हाइपरकैलेमिया का, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर सीवियर एसिडोसिस में, रीनल रिप्लेसमेंट करना है इफ नेसेसरी है तो हीमोडायलिसिस के लिए भी पेशेंट को भेजना है। नर्सिंग असेसमेंट में वाइटल साइन असेस करना है, वेट असेस करना है, साइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन फ्लूइड ओवरलोड और ओलिगुरिया को आपको असेस करना है, ऑलराइट। प्रिस्क्राइब मेडिकेशन आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, इनटेक आउटपुट भी आपको मॉनिटर करना है, एंड अवॉइड करना है नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग को, ऑलराइट। सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, टिल दैट टाइम बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।